नमस्कार साथियों। एक 8-10 दिन के लंबे अंतराल के बाद हम फिर से हिंदी योग भारती 12वीं कक्षा के अंतर्गत मैं आपको कोक जाया पाठ के बारे में बताने वाला हूँ। हमने पहले देखा कि किस प्रकार आईएएस अधिकारी की पत्नी पति के मृत्यु के बाद उसका ही बेटा किस प्रकार उसे उसकी ज़मीन, घर, सब कुछ बेच देता है, किस प्रकार उसके साथ पेश आता है और वो विदेश जाकर बसता है। इसके बारे में हम देख रहे हैं। और ये सारी बातें जो है ये रघुनाथ चौधरी जो ये पिछड़ा मैडम है, उनके बहन के बेटे हैं और उनका खुद का बेटा अपना दिलीप है। लेकिन ये चौधरी बता रहे किस प्रकार मौसी जो है वो सारी कथा उसने बताई थी, किस प्रकार सब कुछ हुआ था। अब आगे देखते हैं। जब तक वह कुछ समझ पाती उस जमीन मकान सब हाथ से निकल चुका था। दिलीप ने धोखे से उस मकान का सौदा 8 करोड़ रुपए में कर दिया था। मौसी को जब इसका पता चला तो उसने एक बार विरोध तो किया, परंतु दिलीप ने यह कहकर चुप करा दिया, जब तुम भी मेरे साथ लंदन में ही रहोगी तो फिर यहाँ इतनी बड़ी संपत्ति रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो देखिए अपनी ही माँ को किस प्रकार अपना ही बेटा जो लंदन में रहता है, पिता की मृत्यु के बाद यहाँ पर आया है भारत में, और यहाँ की जो सारी संपत्ति थी किस प्रकार अपनी ही माता के हस्ताक्षर अलग अलग कागजों पर लेकर ये सारी संपत्ति, ज़मीन, जायदाद सब कुछ बेच देता है। माँ एक बार उसकी विरोध करती है, ये रघुनाथ जी बता रहे हैं, लेकिन ये मौसी उसकी विरोध करती है। लेकिन बेटा कहता है कि अरे तुम मेरे साथ लंदन में रहोगी तो इतनी संपत्ति यहाँ पर रखने से कोई फायदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, अच्छी बात नहीं है। दिलीप ने लंदन यात्रा से पूर्व घर की लिखा पढ़ी समाप्त कर ली। घर की सारी संपत्ति औने पौने दामों में बेच डाली। मौसी अपनी सारी गृहस्थी नीलाम होते देखती रही। उसकी आंखों से आंसू पोंछने का समय किसी के पास नहीं था। दिलीप जो है इस मौसी का बेटा लंदन यात्रा से पूर्व सारी लिखा पढ़ाई जो है उसने समाप्त कर ली थी। सारी संपत्ति औने पौने की ऐसे ही दामों में उसने जो है औने पौने दाम पर जो है बेच दी थी। कम दामों में बेच दी थी, जितना आ जाए उतना उसने ले लिया और बेच डाली सारी संपत्ति। ये सारी अपनी मौसी की गृहस्थी देखती ये मौसी रही। उसके आंखों के आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं था और किसी के पास समय भी नहीं था। वे तो रुपए सहेजने में व्यस्त थे। बाप का मरना दिलीप के लिए लॉटरी निकलने जैसा था। उसे लंदन में अपना घर खरीदने में आसानी हो जाने की प्रसन्नता थी। वह अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहा और मौसी पल पल उजड़ती रही। तो देखिए वे तो यानी कि दिलीप रुपए सहेजने में व्यस्त थे। बाप का मरना दिलीप के लिए एक लॉटरी निकलने वाला जैसा ही लग रहा था। उसे लंदन में एक घर खरीदना था, इसलिए उसे आसानी भी होगी, ये प्रसन्नता उसके मुंह पर दिखाई देती थी। और अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहा और मौसी पल पल उजड़ती रही। लंदन यात्रा की स्थिति भी आ गई। सभी लोग 2 टैक्सियों में एयरपोर्ट पहुंचे। अंदर जाने के बाद मौसी को एक कुर्सी पर बिठाते हुए दिलीप ने कहा, तुम यहीं बैठो, हम लोग लगेज जांच और बोर्डिंग कराकर आते हैं। इमिग्रेशन के समय सब साथ हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है
कि बता रहे हैं कि लंदन यात्रा की स्थिति भी ये देखते देखते उनके समीप आ गई और सभी लोग जो है 2 टैक्सियों में एयरपोर्ट तक आ गए, हवाई अड्डे पर आ गए। अंदर जाने के बाद जो है मौसी को एक कुर्सी पर बिठाते हुए दिलीप ने कहा कि तुम यहीं बैठो। हम लोग यानी कि दिलीप और उसकी पत्नी जो है कि हवाई जहाज़ में बोर्डिंग यानी कि हवाई जहाज़ से जाते समय भोजन की व्यवस्था यानी बोर्डिंग करा कर आते हैं और इमिग्रेशन यानी कि एक देश से दूसरे देश जाना, इमिग्रेशन के समय हम सब एक साथ हो जाएंगे। ये कहकर दिलीप वहाँ से चला गया। मौसी को एयरपोर्ट में अंदर एक कुर्सी पर बिठाकर वो चला गया अपनी पत्नी को लेकर। जब काफ़ी समय बीत गया तो उसे चिंता होने लगी कि बेटा बहू कहाँ चले गए, लगेज में कोई झंझट तो नहीं हो गया। वो उठकर अंदर के गेट पर तैनात सिक्योरिटी के पास जाकर बोली, मेरा बेटा दिलीप मिश्रा लंदन के फ्लाइट में बोर्डिंग कराने गया था। मुझे यहीं बैठने बोला था, परंतु उसे गए बहुत देर हो गई है। वह कहाँ है इसका पता कैसे चलेगा। अब ये तो होना ही था मौसी के साथ। तो लंबे समय के बाद जब भी दिलीप और उसकी बहू नहीं लौटी, बेटा और बहू नहीं लौटी, तो एक सिक्योरिटी से मौसी ने पूछा कि मेरा बेटा जो है वो लंदन के फ्लाइट बोर्डिंग कराने गया था, लेकिन बहुत समय बीत गया है, वो वापस नहीं लौटा है, उसका पता कैसे चलेगा। आपका टिकट कहाँ है, सिक्योरिटी ने पूछा। मेरा भी टिकट उसी के पास है। आपकी फ़्लाइट कौन सी है, ब्रिटिश एयरवेज। ठीक है, आप बैठिए, मैं पता लगा कर आता हूँ, ये सिक्योरिटी ने कहा। कहकर वो अफसर बोर्डिंग काउंटर की ओर बढ़ गया। मौसी फिर उसी कुर्सी पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आकर मौसी से बोला, मैडम आपको हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज अफसर ने ऑफिस में आकर बैठने को बुलाया है। ऐसा क्यों, मौसी ने आश्चर्य से कहा। मुझे पता नहीं है, सिपाही बोला। मौसी का मन किसी अनहोनी आशंका से आकुला उठा और मौसी का मन आकुला उठा, भयभीत हो गया। वह विदा होने लगी तो उस सिपाही ने पूछा, आपका लगेज कौन सा है। अब देखिए, थोड़ी देर बाद वो जो सिपाही था वो आकर बोला कि हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज जो प्रमुख है, आप उन्होंने कहा कि आप ऑफिस में आकर बैठ जाइए। तो वो कहता है कि ऐसा क्यों वगैरह। मौसी को लगा कि कुछ अनहोनी हो गई है, कोई संकट आ गया है, लेकिन उसने कहा कि आपका लगेज कौन सा है, आपका सामान। अब मौसी की नज़र पहली बार बगल में दूसरी ओर घुमा कर रखी एक ट्रॉली की ओर गई। उस पर मात्र उसका सामान इस प्रकार रखा था ताकि उसकी नज़र सहज रूप से उस पर नहीं पड़े। वह सिपाही ट्रॉली चलाते हुए मौसी के साथ चल पड़ा। सिक्योरिटी ऑफिस में 7-8 अफसर जमा थे। सभी चिंतित दिखाई दे रहे थे। मौसी के प्रवेश करते ही वे सभी उठकर खड़े हो गए। अब मौसी, जब वो सिक्योरिटी ने कहा कि आपका सामान, तो पहली बार उसकी नज़र उस अपने सामान पर पड़ी। वो इस प्रकार रखी गई थी, बगल में सामान रखा था दिलीप ने, कि सीधी तरह से उस पर मौसी की नज़र न पड़ जाए। फिर सिपाही ने वो ट्रॉली चलाते हुए मौसी को ऑफिस में ले गए। वहाँ पर 7-8 अफसर थे। वो मौसी को देखकर सभी लोग खड़े हो गए। सारे के सारे चिंतित दिखाई दे रहे थे। मौसी को बहुत आश्चर्य हुआ कि उन लोगों को मेरा परिचय कैसे पता चल गया। मौसी के बैठने के बाद एक अफसर बोला, मैडम मैं आपको एक दुख की बात बताने जा रहा हूँ। क्या हुआ, मौसी ने चिंता से अकुलाते हुए पूछा। आपका बेटा आपको यही छोड़कर लंदन चला गया है, उसने आपका टिकट सरेंडर कर दिया है, वह अफसर बोला। और वहाँ पर अफसरों ने मौसी को जानकारी दी कि आपके लिए एक दुखद समाचार है, आपका बेटा आपको यही छोड़कर वो लंदन चला गया है और आपका टिकट जो है उसने सरेंडर खारिज कर दिया है। इसका क्या अर्थ है, मौसी ने अविश्वास और आश्चर्य से पूछा। मैम आपके बेटे ने आपके साथ धोखा किया है, वह आपको यही बेटा छोड़कर
लंदन चला गया। लंदन के लिए ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट को उड़े आधा घंटा हो चुका है। आज अब और कोई फ्लाइट नहीं है। आपका टिकट भी सरेंडर हो चुका है। उस पर अफसर ने स्पष्ट करते हुए कहा कि देखिए, मौसी ने पूछा कि बेटा चला गया, इसका अर्थ क्या है? मौसी ने अविश्वास दर्शाया और पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैडम, आपके बेटे ने आपको धोखा दिया है और आपको ये छोड़कर वो लंदन चला गया है, और ये ब्रिटिश एयरवेज का जो है हवाई जहाज आधा घंटे पहले ही वो उड़ चुका है और उसने आपका टिकट जो है वो रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया है। ऐसा कैसे होगा? ऐसा करने की उसे क्या ज़रूरत है? नहीं नहीं, आप लोगों को अवश्य कोई धोखा हुआ है। आप लोग एक बार फिर अच्छी तरह पता लगाइए। मैं भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव की पत्नी हूँ। आप लोग इस तरह मुझे गलत सूचना नहीं दे सकते। आप लोग फिर पता लगाइए। मेरा तो घर भी बेच दिया है मेरे बेटे ने, फिर मुझे यहाँ कैसे छोड़ सकता है? मौसी बहुत अप्रत्याशित व्यवहार करने लगी थी और हाँफने लगी थी कि पता जब चला कि बेटा छोड़कर चला गया है तो मौसी सख्ते में आ गई और कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा करने से करके उसे क्या ज़रूरत है? ऐसा करने की उसे क्या ज़रूरत है? वो ऐसा नहीं कर सकते। आप ज़रा पता लगाइए। मैं भारत के पूर्व वित्त सचिव की पत्नी हूँ। इस प्रकार आप मुझे गलत सूचना नहीं दे सकते हैं। और मेरा बेटे ने तो सारा घर बार बेच दिया है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। मौसी यहाँ पर जो है अप्रत्याशित व्यवहार जो है कर रही थी और वो हाँफने भी लगी थी डर के कारण। मौसी कुछ नहीं बोल रही थी। मौसी को चुप देख वे लोग भी फिर चुप हो गए। थोड़ी देर बाद सभी अफसरों का सतर्क होते देख मौसी समझ गई कि आईजी साहब आ गए। आईजी साहब ने आते ही हाथ जोड़कर मौसी को प्रणाम किया और बोले, मैडम, मेरा नाम है अमित गर्ग। मिश्रा सर जब इंडस्ट्री विभाग में थे तो मैं उनके अधीन कार्य कर चुका हूँ। तो सारे के मौसी के चुप होने के बाद सारे चुप हो गए और बहुत समय के बाद जब सारे के सारे लोग सतर्क हो गए तब पता चला कि आईजी साहब आ गए। सारे लोग खड़े हो गए। आईजी आते ही वहाँ पर मौसी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैडम, आपके पति जब इंडस्ट्री विभाग में काम कर रहे थे तब मैंने भी उनके साथ काम किया है। मेरा नाम अमित गर्ग है। इस प्रकार जानकारी जो है आईजी साहब ने मौसी को दी है। मिश्रा सर का बहुत उपकार है इस विभाग पर। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। आपका आदेश हो तो दिलीप को हम लोग लंदन एयरपोर्ट पर ही रोक लेने का प्रबंध कर सकते हैं। गर्ग साहब को देखते ही मौसी उन्हें पहचान गई थी, परंतु चुप ही रही। बहुत आग्रह करने पर वह बोली, मैं किसी अच्छे वृद्धाश्रम में जाना चाहती हूँ। आप लोग यदि उसमें मेरी सहायता कर दे तो बड़ा उपकार होगा। तो यहाँ पर वो अमित गर्ग कहते हैं कि मिश्रा सर का मुझ पर बहुत उपकार है। मुझे सब कुछ पता चला है आपके बारे में, लेकिन हम आपके बेटे दिलीप को लंदन एयरपोर्ट पर ही रोक सकते हैं। ये प्रबंध हम कर सकते हैं। गर्ग साहब को देखते ही मौसी ने उन्हें पहचान लिया था, लेकिन मौसी ने कहा, नहीं, मुझे अच्छे वृद्धाश्रम में भेजने की व्यवस्था कर दीजिए। आप मेरी इतनी सहायता कर दे तो बड़ा उपकार होगा। गर्ग साहब ने अपने वचन का पालन किया। उन्होंने ही मौसी की इस मातेश्वरी वृद्धाश्रम में व्यवस्था कर दी थी। IAS एसोसिएशन ने भारत से लेकर लंदन तक हंगामा खड़ा कर दिया। मीडिया ने भी भारत की स्त्रियों और वृद्धों की दुर्दशा पर लगातार समाचार प्रसारित किए तथा बहस करवाई। इतने बड़े पदाधिकारी की विधवा के साथ यदि बेटा ऐसा व्यवहार कर सकता है तो दूसरों की क्या हालत होगी। तो देखिए, गर्ग साहब जो मौसी ने कहा था कि मुझे अच्छे वृद्धाश्रम में वहाँ पर भेजने की व्यवस्था कर दी, तो उन्होंने भेज दिया। यही है वो मातेश्वरी वृद्धाश्रम। उसके बाद IAS अधिकारी की जो
संगठना है। भारत सरकार से लेकर लंदन तक उन्होंने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। समाचार न्यूज़ चैनल पर, समाचार पत्रों में, या फिर बहस करवाई और ये प्रसारित कर दिया कि इतने बड़े अधिकारी की पत्नी के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, तो सामान्य महिलाओं के साथ किस प्रकार होता होगा। घर का खरीदार घर वापस करने और दिलीप सारा मूल्य वापस करने को तैयार हो गया। अंततः कुछ भी हो नहीं सका क्योंकि मौसी कुछ करने को तैयार नहीं हुई। दिलीप और उसके परिवार का मुंह देखने के लिए मौसी कदापि तैयार नहीं हुई। वो बहुत छटपटाया, बहुत गिड़गिड़ाया, परंतु मौसी ठस से मस नहीं हुई। उसने मेरे पास भी बहुत पैरवी की, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। दिलीप को पश्चाताप हुआ कि नहीं, ये तो मैं बता नहीं सकता, परंतु वह लोक लज्जा से ढक अवश्य गया था। तो जब ये सारा हंगामा खड़ा कर दिया, तब जो जिसने घर खरीदा था वो वापस करने के लिए तैयार था। दिलीप सारा मूल्य वापस देने के लिए तैयार था। और सारी बातें जो है ये दिलीप गिड़गिड़ाया, छटपटाया, लेकिन मौसी अपने बेटे और उसके परिवार से मिलना बिल्कुल नहीं चाहती थी। टस से मस नहीं हुई, यानी कि अपनी बात पर अटल रही। टस से मस न होना ये मोहरा है, अपनी बात पर अटल रहना। और दिलीप ने अपने मौसरी भाई के पास भी पैरवी की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसे कितना पश्चाताप हुआ ये तो रघुवीर जी नहीं बता सकते हैं। उसके बाद मैं प्रयास करने लगा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी मौसी का विश्वास जीवन के प्रति बचा रहे। फिर प्रत्येक रविवार पत्नी के साथ मौसी से मिलने आने लगा था। प्रत्येक भेंट में मौसी एक सोहर अवश्य गाती थी और गाते गाते रोने लगती थी। अब देखिए, हर रविवार जो है ये रघुवीर चौधरी जो है, यानी कि दिलीप का मौसेरा भाई, मौसी से मिलने उस मातेश्वरी वृद्धाश्रम में जाया करता था और पत्नी को और बच्चे को भी साथ लेकर जाता था। और जब मिलते थे तो मौसी जो है हर भेंट में एक सोहर गाती थी, यानी कि एक गीत जो है वो हमेशा गाती थी। और वो गीत इस प्रकार का था, देखिए, ललना रे यही लेल होरीला, ललना रे यही लेल होरीला, जन्म लेल वंश के तारल रे, ललना रे नारी जन्म कृतार्थ, बाजी पद छुटल रे, ललना रे सासू मोर उठल, नचईते ननददी गबईते रे, ललना रे कौन महाव्रत ठानल, पुत्र हम पावल रे। मेरी पत्नी भी मौसी के संग सोहर गाने और रोने में मौसी का साथ देती थी। मैं भावुक होकर बगीचे की ओर निकल जाता था। तो देखिए, सोहर जो है उसमें नारी की पीड़ा, नारी की वेदना और नारी ने अपने ही पुत्र को जन्म देकर वो किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करता है, ये सारा चित्रण इसके अंदर आया है, इस सोहर के अंदर आया है। और ये सोहर जब भी ये रघुवीर मौसी से मिलने जाते थे तो मौसी अंत में गाती थी, तो उसकी पत्नी भी गाती थी, दोनों रो देती थी। और दिलीप जो है, रघुवीर जो है, ये भावुक होकर वहाँ से निकल पड़ते थे। आज जब उस अध्याय का अवसान हो गया है, मौसी लगभग 7 वर्ष इस आश्रम में बिताकर आज संसार से चली गई है। इस अवधि में वह एक दिन भी चाहर दीवारी के बाहर नहीं गई। एक बार जो अंदर आई तो आज अब उसका ट्रस्ट के सचिव ने मुझे एक लिफाफा देते हुए कहा, गंगा मैडम दाह संस्कार करने का अधिकार आपको देकर गई है, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। तो वो सोहर गाती थी, ये सारी बातें बताई है। आज अब उस अध्याय का अवसान यानी कि अंत हो गया है। मौसी इस वृद्धाश्रम में जो है लगभग 7 वर्ष तक उन्होंने समय बिताया है, लेकिन इस 7 वर्ष तक उस आश्रम के 4 दीवारी की दहलीज पार करके बाहर कभी नहीं आई। एक बार अंदर आई तो आज उसकी
वहाँ पर छोड़ दिया है। ट्रस्ट के सचिव ने एक लिफाफा रघुवीर जी के हाथ में दे दिया और कहा कि अंतिम संस्कार का सारा अधिकार जो है आपको दे दिया है, आप लिफाफा खोलकर पढ़ लीजिए। लिफाफे में 2 पन्ने का पत्र और एक बिना तिथि का चेक था। वह चेक मेरे नाम से था, जो अपने श्राद्ध खर्चे के लिए उसने दिया था। पत्र के अंत में मौसी ने लिखा था, अपनी कोक का जाया बेटा मुझे जिंदा ही मारकर विदेश भाग गया और तुमने अंत तक मेरा साथ दिया। तो लिफाफे में 2 पन्ने का पत्र था और बिना तिथि का यानी कि तारीख का एक चेक था। वो चेक ये रघुवीर के नाम पर था और उसमें श्राद्ध का खर्च करने के लिए वो रकम दी थी। पत्र के अंत में मौसी ने लिखा था कि अपनी कोख का जाया यानी कि मेरी ही कोख से जन्मा हुआ बेटे ने मुझे जिंदा ही मार दिया और विदेश भाग गया, लेकिन तुमने अंत तक मेरा साथ दिया। तुम्हें देखकर सदा मेरा विश्वास जीवित रहा कि सभी संतानें एक जैसी नहीं होती हैं। इसी विश्वास के सहारे इस संसार से जा रही हूँ कि जब तक एक भी सपूत संसार में रहेगा तब तक माएँ 1000 कष्ट सहकर भी संतान को जन्म देती रहेगी और संसार चलता रहेगा। इसका श्रेय माँ और सपूत दोनों को है। तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे। इन पंक्तियों को पढ़कर मैं अपने को और अधिक नहीं रोक सका। मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरी पत्नी भी फूट फूट कर रो पड़ी। वह रोते रोते गाने भी लगी, ललनारे यही लेल होरीला, जन्म लेल वंश के तारल रे। और ये पत्र पढ़कर अब रघुवीर जो है अपने आप को नहीं रोक पाए और फुट फुट कर रोने लगे। उनके साथ साथ उनकी पत्नी भी रोने लगी और वो सोहर गाने लगी, ललनारे यही लेल होरीला, जन्म लेल वंश के तारल रे। इस प्रकार यहाँ पर ये जो कहानी है इसको हम विराम देते हैं। ये कहानी रक्त संबंध कहानी संग्रह से ली हुई है। साथियों, इसी के साथ धन्यवाद।